नमस्कार दोस्तों क्या देश के प्रधानमंत्री ने इस भारत देश की लाइफलाइन से अपनी सत्ता की लाइफलाइन को जोड़ दिया है। और इस भारत देश की लाइफलाइन का मतलब तो यही है कि इस भारत देश के आम लोगों के लिए मौजूदा सरकार काम करे। और सरकार के काम करने का मतलब इस देश के भीतर यह है कि भारत देश के भीतर जितनी भी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाएं हैं वो तमाम सारे संस्था जनता के हितों के ध्यान में रख करके काम करे। और सत्ता अगर उस दिशा में काम नहीं करती है जिस दिशा में उसे काम करना चाहिए तो फिर ऐसे में ये संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाएं सवाल खड़ा कर सकती है। लेकिन अगर भारत देश की लाइफलाइन सच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता की लाइफलाइन से जाकर जुड़ गई है तो फिर ऐसे में उसके बाद कौन सी ऐसी संस्थाएं देश के भीतर होगी जहां पर कोई ये कह सके, ये बता सके कि नहीं ये संस्था सही काम कर रही है। आज ये सारे सवाल करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इस भारत देश के भीतर सबसे ऊपर संवैधानिक पद अगर कोई है तो वो देश का राष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर इस भारत देश के भीतर संवैधानिक पद देश के उपराष्ट्रपति का होता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री भी तीसरे स्थान पर आते हैं। जी हां, लेकिन जरा आप खुद ही सोच करके देखिए कि इस भारत देश के सांसदों को यह राशि नहीं आ रहा है कि जिस लिहाज से उपराष्ट्रपति राज्यसभा के भीतर बतौर सभापति काम करते हैं वह इस भारत देश के अनुकूल नहीं है, वो राज्यसभा के अनुकूल नहीं है, वो इस भारत देश के संवैधानिक पद पर व्यक्ति जो बैठे हुए हैं उनके अनुकूल नहीं है। यानी ये कहे कि उनके कार्यशैली पूरे के पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सत्ता के लाइफलाइन से जाकर के जुड़ गई है। इसीलिए संसद भवन के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर, राज्यसभा के भीतर जब भी कोई विपक्ष सवाल करता है या कोई सवाल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और अगर उससे हमला सत्ता या फिर सत्ता के तमाम सारे नीतियों पे हो रहा हो तो फिर ऐसे में सभापति खुद फैसला ले लेते हैं कि दरअसल इसके ऊपर बहस होगी ही नहीं। चाहे वो हिस्सा जो है वो मुद्दे का, किसी भी मुद्दे का बड़ा हिस्सा देश के आम लोगों को प्रभावित कर रहा हो, इस भारत देश के संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित कर रहा हो, लेकिन नहीं, फैसला इसके ऊपर लिया नहीं जाएगा। सवाल है कि पार्लियामेंट का जिक्र यहां पर इसलिए भी करना होगा एक समय के लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर बीते 10 सालों के अंदर जितने सारे फैसले हुए और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो तमाम सारे आवाज अलग अलग जगहों से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के भीतर से भी निकल करके आई, अलग अलग संस्थाएं से निकल करके आई, उसके पीछे का कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आखिरी शब्द आते आते संसद की महत्ता को सबसे बड़ा मानते हैं। यानी ये कहें कि संसद जो तय कर ले वो कानून बना ले तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को कुछ कर ही नहीं सकता। यह संदेश बीते 10 सालों में देश के भीतर बार बार आया, कई बार आया। और संसद के भीतर यह सवाल हो कि दरअसल इस भारत देश की लाइफलाइन को मौजूदा सत्ता ने अपनी लाइफलाइन बना ली है और सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ गई तो फिर ऐसे में एक बात तो बहुत साफ होता है कि देश की आजादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यहां पर नाम सब गायब कर दीजिए और जरा आप कल्पना करके देखिए कि भारत देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ, और इस पूरे लाइन को इस भारत देश के तमाम सारे संवैधानिक संस्थाओं से जाकर के जोड़ करके देखिए। हो सकता है कि आपके जहन में ईडी आए, सीबीआई का नाम आए, सीबीसी आए, सीआईसी आ जाए, इलेक्शन कमीशन आ जाए, ईसीआई आए, हो सकता है आपके दिमाग में सीएजी आए और आपके भारत देश के भीतर इकोनॉमी ऑफेंस को लेकर के बढ़े हुए तमाम सारे बिंग्स आपको नजर आएंगे। हो सकता है कि पूरी की पूरी लाइन आपको नजर आ जाए। उसकी हम जिक्र करें उससे पहले 2-3 बातें आपको और बता देनी चाहिए कि क्या सच में भारत देश की लाइफलाइन मौजूदा सत्ता की लाइफलाइन से जाकर के जोड़ दी जाए तो फिर इस भारत देश के तमाम सारे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति सत्ता के स्वयंसेवक होंगे। सत्ता का स्वयंसेवक, स्वयंसेवक शब्द का एक महत्व आरएसएस से जाके जुड़ता है। लेकिन सवाल है कि जब किसी कुर्सी पर बैठ के यानी राज्यसभा के भीतर खुद उपराष्ट्रपति ये बात जब कह रहे हो कि हां मैं आरएसएस का एक 25 साल पहले ही हो गया, यानी हालांकि वो कह रहे थे पहली बार, लेकिन ये जुलाई 2024 का ये घटना होता है। आज लगता है कि उस समय जिस बात का जिक्र देश के उपराष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ ने किया उसकी जरूरत वर्तमान समय में कितनी महत्वपूर्ण है, या फिर ये कहे ये भारत देश के तमाम सारे स्वायत्त संस्थाओं पर या तमाम संस्थाओं पर बैठे हुए तमाम सारे लोग
जो अगर स्वयंसेवक नहीं होंगे तो वहां तक ये बात कैसे पहुंचेगा। इस मैसेज इस भारत देश के दूसरे नंबर के संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के जरिए जरा सोच के देखिए, और उसके बाद इस भारत देश की सच्चाई पूरी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जुलाई 2024 की जो खुद जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति ने जिन तमाम सारे बातों का जिक्र किया, ये 2 जुलाई 2024 की घटना देखिए जरा। माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। सुनिए साहब, केवल कहते हैं ना, कल्पना ही किया जा सकता है कि इस भारत देश के भीतर इस भारत देश की लाइफलाइन को, सत्ता की लाइफलाइन किस हुनरमंद तरीके से तैयार कर दिया गया है। और तमाम शीर्ष पदों पर आसीन लोग क्या देश के आरएसएस से जोड़ करके खुद को देखना नहीं चाहिए? अगर देखना शुरू कर दे तो क्या उनको प्रमोशन मिल जाता है? ये तमाम सारे सवालों को आने से पहले लगता है ना कि इस भारत देश के करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा पदों पर आसीन व्यक्ति को छोड़ अगर दीजिएगा जरा, हर उस तमाम सारे संस्थाओं के काम काज के तरीके तले वो किस आधार पे काम करते हैं। अगर आज अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के खिलाफ जो लाया गया, जो राज्यसभा से निकल करके आए, तो ये तमाम सारे देश के संस्थाओं के भीतर देखते आप चले जाइए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, जो संवैधानिक पद होती है, उस पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति सरकार को भी निर्देश दे सकता है कि हाँ, आपने हमें बनाया जरूर, बैठाया यहां जरूर, लेकिन संविधान इस बात की इजाजत ही नहीं देता है। मसलन इस भारत देश के बीच पेगासिस हुआ, इस भारत देश में राफेल डील हुआ, इस भारत देश के बीच में दिल्ली के भीतर चुनी हुई सरकार के फैसले एलजी को, गवर्नर को सौंप दिया गया। इस देश के भीतर आम किसानों से जुड़े हुए कानून कॉरपोरेट के हाथों में सब कुछ थमाने की प्रयास भी हुआ, आपने सब देखा। एक लंबी लिस्ट है साहब, कैसे कैसे फैसले निकल करके सुप्रीम कोर्ट से आए, निकल करके, और सरकार डिफेंड करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मौजूदगी तमाम सारे केसेस के अंदर नजर आए। अटॉर्नी जनरल का पोस्ट जो होता है साहब, वह भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वह भी संवैधानिक है, लेकिन सरकार ने कहा पेगासिस में देश के भीतर सुरक्षा का मामला था, राफेल के ऊपर देश का सुरक्षा का मामला, दिल्ली के भीतर किसके पास पावर रहे, यह भी कहा गया कि नहीं नहीं, ये देश के कैपिटल है, देश की राजधानी है, तो यहां पर पावर तो हमारे पास रहेंगे। ऐसे कई सारे तमाम सारे मौके आए। इस मौके तले चुनाव आयोग के नियुक्ति को लेकर के, चुनाव आयोग की नियुक्ति को, उस मामले में भी कहा गया कि नहीं, आपको इससे क्या लेना देना है साहब। तो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद पहले नंबर पे वो ब्यूरोक्रेसी के नाम में वो पहले नंबर पे वो व्यक्ति आते हैं जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। सीएजी, कंट्रोलर एडिटर एंड जनरल जो होते हैं, जो सरकार के तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स जो खर्चे के होते हैं ना, उसका कच्चा चिट्ठा निकालता है और बताता है कि सरकार ने इस भारत देश के लिए क्या क्या किस किस डिपार्टमेंट के जरिए किया। आसानी से सरल भाषा में समझे तो सीएजी जब विनोद राय हुआ करते थे ना, तो उन्होंने कहा था कि दरअसल कोयला घोटाला हो गया, उन्होंने कहा कि 2G घोटाला हो गया, और एक रकम दे दी 1,76,000 करोड़, 1,70,000 करोड़, और राजनीतिक तौर पर देश के भीतर हंगामा हो गया, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह की बातें कह रहा हो, वो परसेप्शन के आधार पर ही क्यों ना हो, वो हाइपोथेटिकल ही क्यों ना हो, जरा सोच के देखिए साहब, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है, वो जो कह रहा है उसको तो मानना पड़ेगा ना। तो फिर इस भारत देश ने माना, संसद के भीतर हंगामा हुआ, विपक्ष खड़ा हो गया, कांग्रेस कटघरे में खड़ा हो गई, सत्ता इस देश की बदल गई, सत्ता आई तो उसने विनोद राय को एक पद दे दिया, क्योंकि वो सीएजी के पद से तब रिटायर हो गए, और पता चला कि वो कोयला घोटाला और 2G घोटाला, ये जो तमाम सारे परिस्थिति, जो भी आंकड़े, जो भी डाटा बताया गया था, वो केवल हाइपोथेटिकल था। यानी राजनीतिक तौर पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सरकार और सत्ता के लिए लाइफलाइन का काम अगर देश के भीतर बैठ करके करना लगे, जबकि वो देश के लाइफलाइन है, तो फिर ऐसे में उसका हासिल क्या होगा। ये वर्तमान समय में सीएजी के द्वारा जो डिपार्टमेंट वाइज, विभाग वाइज जो कुछ भी सामने निकल के आना चाहिए, वो तो चार्टेड अकाउंटेंट है, सबसे बड़े
मेरे देश के मंत्रालय दर मंत्रालय तमाम सारे जो खर्चे हो रहे हैं छिटपुट तरीके से एक बात पता चलेगा कि रेलवे मंत्रालय में इतना बजट एलोकेट किया गया, नहीं खर्च किया गया, कुछ और खर्च कर दिया गया। ये जानकारी फिर निकल करके आएगा कि इस देश के भीतर जितने सारे मिनिस्ट्री है, मंत्रालय हैं, उसके भीतर प्रधानमंत्री के प्रचार के ऊपर कम से कम 30 से 40% प्रचार के ऊपर, प्रधानमंत्री के प्रचार पे खर्चा हो जाता है। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जांच तो होनी चाहिए ना। रेवेन्यू का पूरा मॉडल सरकार का क्या है, ये भी तो सामने आना चाहिए। या तो सत्ता की लाइफलाइन के लिए संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति काम करने लगता है, तो फिर ऐसे में देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर, एडिटर जनरल जो भी है, सीएजी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन हो, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स हो, अधिकारी हो सबसे बड़े, यूपीएससी का चेयरमैन हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो लगातार इस समय में पेपर लीक हो रहे थे, तमाम सारे विवाद में रहे। इस दौर में जो सवाल के जो नियुक्तियों का सवाल था, लिटरल एंट्री का मामला था, सब कुछ कटघरे में खड़ा हो गया। जो शीर्ष पर बैठा हुआ है ना, उस सत्ता के लिए काम कर रहा है। एसपीएससी, पीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट पब्लिक कमीशन, इस देश के भीतर एससी एसटी माइनॉरिटीज को लेकर के राजनीतिक तौर पे तमाम सारे सवाल है, लेकिन क्या उस सारे सवाल को लेकर के अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, या फिर ये कहे कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, इस तरह के, या फिर ये कहे कि स्पेशल ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव माइनॉरिटीज को लेकर के जिसकी भी नियुक्ति की गई है, क्या उसके जरिए इन तमाम सारे सवालों की रास्ता ढूंढने का प्रयास किया गया है? आपने देश के भीतर कभी भी नहीं देखा होगा कि इस कतार के भीतर सीबीआई है, ईडी है, सीबीसी है, आरबीआई भी शामिल होता है। साहब, अगर इन तमाम सारे शीर्ष पर बैठे हुए काबिज व्यक्ति देश के स्वयंसेवक के तौर पर बैठे हुए हैं और सत्ता को इस तरह के नजर आते हैं, तो उसका उलट बात तो एक और है। इससे पहले स्वयंसेवक या संघ से जुड़ा कोई नहीं था क्या? जैसे जब खुद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जब तक देश के उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, उससे पहले उनका झगड़ा पश्चिम बंगाल में चल रहा था बतौर गवर्नर, लेकिन खुलकर के उन्होंने कभी नहीं बताया कि हम आरएसएस का एकलव्य हूं। तो फिर क्या ऐसे में एक ऐसी परिस्थिति देश के भीतर आ चुकी है कि इस देश में आपको प्रमोशन के लिए बताना पड़ता है, किसी महत्वपूर्ण पद को आपको पाने के लिए इस तरह की बातें करना पड़ेगा, उस पद पे बने रहने या उसी तर्ज पे आगे आपको प्रमोट कर दिया जाए। इस आधार पर इस भारत देश की लाइफलाइन को सत्ता की लाइफलाइन के भीतर बदल दिया गया है क्या? इसी बात का तो जिक्र बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर जब तमाम सारे विपक्ष के नेताओं की जब मौजूदगी थी, उनमें जिन तमाम सारे बातों का जिक्र किया गया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए, वह इसी बात को तो समझना चाह रहे थे। साहब देखिए, की निष्ठा, संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। कभी वे सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। साहब असल में संघ का एकलव्य बनने या फिर प्रमोशन पाने के रास्ते से आगे निकल जाता है। और यहां पर एक बात समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुलेआम खुले तौर पर यह बात का जिक्र किया गया कि दरअसल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब किसान परिवार से आते हैं, वो किसान हैं, अब उनके खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है। ये सही बात है। इस भारत देश के भीतर करीब 60 से 70% देश के परिवार किसानी से जुड़े हुए हैं आज के दौर में भी। और इसका दूसरा पहलू यह भी है कि संसद के भीतर बैठे हुए करीब करीब 290 ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश और देश के किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और उससे होते हुए संसद भवन तक पहुंचे। क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या उससे उलट परिस्थिति नहीं होना चाहिए कि संसद तो इसीलिए है कि यहां पर बहस होनी चाहिए क्योंकि देश के भीतर किसानी का जिक्र हुआ, संसद के भीतर किसानी का जिक्र हुआ। एक बात और बता दें कि 14 तारीख से किसानों का कहना है कि दिल्ली की तरफ वो कुछ करेंगे। किसानों की जो इस दौर में मुश्किल हालात है, इस भारत देश के भीतर में किसानी को लेकर के संसद के भीतर बैठे हुए तमाम सारे 290 जो सांसद जो देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, जो इस देश के उपराष्ट्रपति इस दौर में जो बहस कराना नहीं चाहते
संसद के भीतर किसी भी मुद्दे को लेकर के, जाहिर सी बात है कि गौतम अडानी के ऊपर भी बात होगी तो फिर वो किसानों के 3 काले कानून भी सामने आएंगे, जो कॉर्पोरेट के हाथ में सब कुछ सत्ता के द्वारा सौंप देने की तैयारी थी। यानी हिमाचल का सेब का भी जिक्र था और एफसीआई गोडाउन का भी जिक्र था। उसके ठीक पैरेलल कैसे वेयर हाउस अडानी ने खोल रखा है। यानी ये सोच के देखिए इस भारत देश की सच्चाई क्या है। इस भारत देश की सच्चाई यानी इस भारत देश की आर्थिक इकोनॉमी को इस देश के किसानों के जरिए बता देता है कि इसके ऊपर कोई बहस नहीं होनी चाहिए संसद के भीतर। 2017 के भीतर इस भारत देश के भीतर खेती से जुड़े हुए जितने सारे मजदूर थे उनकी संख्या 19 करोड़ 10 लाख थे 2017 में। आज के दौर में 17 से 24 में आकर के 26 करोड़ 20 लाख हो गए। यानी ये कहे एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं देश के भीतर, उन तमाम सारे बीचों के बीच स्टेट दर स्टेट यानी राज्य दर राज्य जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठ चुका है, सर्विस सेक्टर भी इस दौर में जो उसका ग्रोथ रेट है, जो इन्फ्लेशन है, जो परिस्थितियां हैं उसके भीतर सर्विस सेक्टर के भीतर भी रोजगार ने सामान्य तौर पर देश के भीतर किसानी छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भीतर देश के दो लोग मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन इकोनॉमी के बंटाधार ऐसे कर दिया गया कि एग्रीकल्चर के सेट में 2018-19 यानी चुनावी वर्ष में, और इस चुनावी वर्ष के भीतर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको जान करके काफी हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के भीतर करीब करीब 1 करोड़ 70 लाख खेतीहर मजदूर की संख्या बढ़ गई। यानी बोझ किसानी के ऊपर और बढ़ गया। मध्य प्रदेश के भीतर करीब 1 करोड़ 8 लाख मजदूर खेती किसानी से जुड़े हुए और बढ़ गए साहब। बिहार के भीतर 86 लाख बढ़ गए। राजस्थान में 45 लाख बढ़ गए। ओडिशा में करीब 34 लाख बढ़ गए। असम के भीतर करीब 33-34 लाख के आसपास बढ़ गए। पश्चिम बंगाल में 33 लाख बढ़ गए। झारखंड के भीतर 32 लाख बढ़ गए। गुजरात के भीतर खेतीहर मजदूर 31 लाख खेती किसानी से जुड़े हुए मजदूरों की संख्या इस दौर में बढ़ गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट ये बात कह रही है। यानी एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में और पॉपुलेशन के साथ इस भारत देश के भीतर में ये बढ़ते जा रहे हैं। और हैरान मत होइएगा, क्योंकि नहीं, क्योंकि महिलाओं की संख्या, खेतीहर महिलाओं की स्थिति इस भारत देश के भीतर में अब मजदूरों के बराबर हो चली है। दोनों का ग्रोथ रेट जो है वो 26-27% के आसपास है और ये कहीं ना कहीं पैरेलल है। अब से 5 साल पहले ये बराबर नहीं था। 5 साल पहले महिलाएं जो थी खेतीहर मजदूर के तौर पर वो केवल 12.5% के तौर पे थी, जो बढ़ते बढ़ते उनकी रफ्तार अब 27% पर यहां पहुंच गई। देश में पुरुष खेतीहर मजदूर थे वो 29% के आसपास थे, जो घट करके 28-28.5% पे आ गए। यानी एक परिस्थिति ये कहती है कि आपके देश की इकोनॉमी का बंटाधार कैसे हो रहा है। और जो देश के भीतर जो मजदूरी मिलती है ना, वो पुरुषों को मिलती है 376, महिलाओं को मिलती है 282 रुपये। और ये दे पाने की स्थिति में भी मौजूदा समय में खेती मजदूर को देने, यानी जिनके पास जमीन है वो नहीं दे पाते हैं। और इसके ठीक पैरेलल अगर देखिए तो जो मनरेगा का मजदूर है देश के भीतर, उसको भी 35-40 उससे ज्यादा दिनों से काम, ज्यादा साल भर के अंदर इससे ज्यादा दिन काम दे ही नहीं पाता है। तो असल बात तो यह है कि खेती के भीतर आप ये भी कह सकते हैं कि रोजगार बढ़ गया। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि खेती के भीतर जो कुछ भी था वो अब खेतीहर मजदूर और देश के किसान के पास इस दौर में कुछ भी नहीं बच पा रहा है। यानी ये कहे कि संसद के भीतर इस बात पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए इस भारत देश के भीतर मजदूरी लगातार बढ़ती जाएगी, रोजगार 2 करोड़ पनपता जाएगा प्रत्येक साल। सब कुछ तो फेल हो गया। तो संसद के भीतर इसी बात पे तो बहस होनी चाहिए। तो एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति या किसानी के ऊपर बहस नहीं करवा सकता क्या? ये सवाल मौजूदा समय में इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के भीतर जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उसके ऊपर 3-4 आरोप लगाए गए। उसमें सबसे बड़ा आरोप ये था कि देश के सभापति प्रवचन देते हैं सत्ता को लेकर के, अपने सत्ता को निकटता को लेकर के, लेकिन राज्यसभा जो ऊपरी सदन कहलाता है उसमें एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लोगों की मौजूदगी होती है। एक से बढ़कर एक लोग होते हैं उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उसमें पत्रकार बंधु होते हैं, उसमें अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग होते हैं। उनको आप प्रवचन दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए अब थकते नहीं हैं। ये तमाम सारी परिस्थितियां तो ये बताती है कि आपका केवल और केवल संघ का एकलव्य होने के पीछे सत्ता से और ज्यादा निकटता है, क्योंकि सत्ता ने इस समय में खुद को इसी रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि जो हमारे साथ रहेगा हम उसके अनुकूल हो जाएंगे, और वो हमारे अनुकूल हो जाएगा तो फिर हम उसको आगे बढ़ा देंगे। इसी परिस्थिति के भीतर इस भारत देश की लाइफलाइन जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता की लाइफलाइन में बदलती हुई दिखाई देती है। शायद इसीलिए संसद के भीतर आज कोई बहस नहीं हो रहा था। राहुल गांधी क्या कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, और प्रधानमंत्री देश के क्या कह रहे थे या फिर क्या कर रहे थे उस समय। आज लगता है कि दोनों एक समय में क्या कर रहे थे आज के डेट में। आज इसके जरिए छोटे से वीडियो क्लिप के जरिए आपको ये बात समझ में आ जाएगा क्या परिस्थिति इस भारत देश की हो गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी चाह रहे थे कि बहस हो, चर्चा हो, जो कुछ कहा जा रहा है झूठ फरेब संसद के भीतर ही उसके ऊपर चर्चा हो जाए, और ये बात वो बाहर निकल के कह रहे थे। देखिए उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को और हमारी पूरी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। और 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को। साहब, दरअसल अविश्वास प्रस्ताव रखते समय जो विपक्ष आरोप लगाए थे उसके भीतर ये आरोप होता है कि मौजूदा सरकार के लिए ढाल ही नहीं बनना बल्कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के भीतर देश के उपराष्ट्रपति, बतौर उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति नहीं, बतौर सार्वजनिक जगह पर जहां कभी भी वो जाते हैं वो इसी बात का गुणगान करते हैं कि कैसे सत्ता बहुत शानदार है, और कैसे जो कोई भी मुद्दे उठाना चाहती है ना साहब, विपक्ष उसको दबा देता है। और विपक्ष को लेकर के जो सत्ता सवाल करती है विपक्ष उसका जवाब नहीं देता। यानी इस भारत देश के भीतर सत्ता ही सवाल करे, सत्ता ही सवालों का जवाब गुनगुना दे साहब। ये तमाम सारे परिस्थितियों के भीतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी कवच और ढाल बनकर के सभापति, देश के सभापति काम करते हैं। संसद का प्रोटोकॉल या संसद जब चल रहा होता है उस समय का नियम कायदा बहुत साफ होता है कि तमाम सारे पार्लियामेंट्रीज जो होता है उनको संसद के भीतर मौजूद होना चाहिए, संसद के बाहर की बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए। कम से कम संसद की कार्रवाई जब हो रही हो तो उस पीरियड के भीतर जब आप कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम ना हो तो आपको संसद के भीतर ही मौजूद रहना चाहिए। ये तमाम सारे सवाल महत्वपूर्ण तो है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी समय जिस समय आपसे हमने बात किया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के बाहर, जब संसद चलनी बंद हो गई करीब करीब आज दिन 11:30 बजे 12 बजे के दिन के बीच का समय, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकवि सुब्रमण्यम भारती की रचनाओं को रिलीज कर रहे थे। देखिए चंद लोग वहां मौजूद थे और उनके सामने वह उस अपने ज्ञान का बखान भी लगातार कर रहे थे जिससे उनकी तारतम्य या फिर कहे उनकी सोच सुब्रमण्यम भारती जी की सोच के साथ जाके जुड़ जाए। मेरे और सुब्रमण्य भारती जी के बीच एक जीवंत कड़ी, एक आत्मिक कड़ी हमारी काशी भी है। मेरी काशी से उनका रिश्ता, काशी में बिताया गया उनका समय, ये काशी की विरासत का एक हिस्सा बन चुका है। वो काशी में ज्ञान प्राप्त करने आए और वहीं के होकर रह गए। उनके परिवार के कई सदस्य आज भी काशी में रहते हैं और मेरा सौभाग्य है मेरा उनसे संपर्क। साहब हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि सच में क्या देश में क्या शानदार, क्या शांतिपूर्ण तरीके से हवा चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर रेंग रही है, देश के तमाम विश्वविद्यालय में कितनी शानदार पढ़ाई होती है,
दुनिया भर के छात्र भारत के भीतर आकर के पढ़ना चाहते हैं। भारत की आर्थिक स्थिति जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसके भीतर हर किसी के जेब में भर भर के पैसा है, देश के भीतर सभी का पेट भरा हुआ है, और संसद इसके भीतर केवल औपचारिकता ही तो है। तो इस औपचारिकता को छोड़ करके क्यों नहीं महाकवि सुब्रमण्यम भारती के आश्रय इस भारत देश और मौजूदा सांस्कृतिक उनके ऊपर चर्चा किया जाए। ये परिस्थिति उस समय और उस दिन की है जब संसद चलना चाहिए, नहीं चल रहा। उस दिन की होती है जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। उस दिन की होती है जब पहली बार खुलेआम खुले तौर पर विपक्ष के नेता एक एक करके आरोपों को लगातार गिना रहा है। ये उस समय की परिस्थितियां बयां करती है कि जिस समय देश के भीतर किसान हो, देश के मजदूर हो, या फिर कहीं देश के नौजवान छात्र हो, या नौजवान बेरोजगार युवा हो, या महंगाई का सवाल, गरीबी मुफलिसी का सवाल, यहाँ तक कि आरबीआई के गवर्नर के सामने भी चुनौती है कि महंगाई कम देश के भीतर कैसे करे। इस भारत देश के भीतर में जो बैलेंस अर्थव्यवस्था का होना चाहिए वो कैसे हो। नए गवर्नर के सामने तमाम सारी चुनौती है, और पुराने गवर्नर ये कह करके चले गए। लेकिन मौजूदा सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम इस भारत देश के संवैधानिक पद, सवाल दो होते हैं। इस मौजूदा भारत देश के भीतर जितने भी संवैधानिक पद, स्वायत्त संस्था, ये सभी के सभी काम कर रहे हैं। अगर उनके शीर्ष पर बैठाने वाला व्यक्ति इस भारत देश के भीतर सत्ता चलाने वाला हो, तो जो बैठा रहे हैं और जो बैठ रहे हैं, दोनों के बीच कभी भी विरोध नहीं होगा। और जिसको बैठाया जा रहा है, अगर उसको पहले से इस तरह की सूचित कर दी जाए कि आपको इस पद पर इसीलिए बैठाया जा रहा है कि आप जो है समझे, परखे, देखे हमारी जरूरतों को, आप समझे हमारी सत्ता की महत्ता को, आप समझे हमारे सत्ता में बना रहना हमको कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। अगर इन तमाम सारी परिस्थितियों के भीतर वो व्यक्ति अगर वहां बैठ रहा है, वो कोई भी हो सकता है, वो देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो सकते हैं, वो इलेक्शन कमीशन हो सकता है, इस भारत देश के भीतर में अदालत से निकलने वाले तमाम सारे फैसलों के मद्देनजर एक जज जब ये कहने से नहीं चूकता देश के भीतर, दरअसल कानून तो बहुसंख्यक के हिसाब से होना चाहिए। यानी संविधान बेमानी होगी, या फिर जिस संविधान के तहत उस जज की नियुक्ति हुई और किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट उस जज के ऊपर कार्रवाई करने का सोचने लगती है, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। यानी ये कहे कि एक ऐसी धारा जब खुलेआम खुले तौर पर जब देश के भीतर बहती हुई दिखाई पड़ रहे हो, तो फिर ऐसे में सत्ता नहीं करती है, बल्कि सत्ता के प्यादे जो छोटे छोटे होते हैं ना, वही इस समाज के भीतर की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के ऊपर हमला करते हैं, बार बार करते हैं, जो कि लंबे अरसे से देश के भीतर चली आ रही थी, और उसको दिखाते हैं कि सत्ता अपने हिसाब से सियासत को साध सके साहब। इसीलिए हमने आपसे पहले ही बहुत सारी बातें बता डाली है, और इस बात को समझने का जरूर प्रयास कीजिए। एजीआई, सीएजी, एजीएस, जीएसटी, एफसीआई, यूपीएससी, एसपीएससी, ईसीआई, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, सीएलएम, सीबीआई, ईडी, सीबीसी, आरबीआई, न जाने और भी कितने होंगे, गिन लीजिएगा। इतने संस्थानों के कामकाज के तौर तरीकों को इस दौर में जरा परख करके देखिए, जरा इसके ऊपर विचार करके देखिए, क्या सच में राज्यसभा के भीतर बतौर सभापति देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जो काम कर रहे हैं ना साहब, क्या उससे हट करके इन तमाम सारे संस्थानों के शीर्ष पर बैठे हुए काबिज व्यक्ति क्या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, या वो भी यही सारे काम कर रहे हैं? शायद इसीलिए इस अविश्वास प्रस्ताव का महत्व मौजूदा समय में हो सकता है कि अभी किसी को यह बात समझ में ना आए, लेकिन इतिहास के भीतर यह दर्ज तो हो जाएगा। और वर्तमान समय में ऐसा कोई स्वर्ण काल भी नहीं है मौजूदा समय जिसमें इस बात की खुशबू अभी से महसूस कर ली जाए। यह एक लाइन है, वो लाइन छोटा ही सही, लेकिन बड़ी लाइन बनने का इंतजार भी देश के आम लोगों को ही करना है। देखते रहिए, बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।